बदलते भारत की शान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम बेहद ही खास है, क्योंकि इसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए बेहद ही महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेकर आते हैं, जिस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं, ताकि उससे जुड़ी जो तमाम जानकारी है वो आप तक हम पहुंचा सके। और इसी दौरान आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चूंकि ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। तो आइए आपको बता दें सबसे पहले आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। आज का विषय है फार्मिंग एक्ट 2020। इसमें खास तौर पर हम कृषक व्यापार व वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण अधिनियम 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। आप भी जरूर इसके बारे में जानना चाहेंगे, इसके बारे में कई तरह के सवाल जरूर होंगे आपके पास, तो आप हमारे साथ हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। तो बेझिझक कॉल करें और इन नए बनाए गए कानूनों के बारे में जानकारी हासिल करें। और हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और इसके साथ ही बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अशोक दलवाई, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण में। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे इस नए कानून के बारे में। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर पुरुषोत्तम, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बताएं कि जो मौजूदा व्यवस्था है, जिसके अनुसार जो किसान होता है वो अपनी उपज को लेकर अपने नजदीकी मंडी में जाता है और उस उपज को बेचता है, इस व्यवस्था से इतर एक और व्यवस्था, एक और जो विकल्प है वो किसानों को देने की बात क्यों सोची गई? क्या उद्देश्य रहा है कि ये नए कानून सरकार ने बनाए हैं? मेरा सबसे बड़ा इसमें मानना यह है, और ये मतलब अभी की बात नहीं है, 2000 से ये चल रहा है ये कार्यक्रम कि किसानों को मंडी के साथ साथ दूसरे वैकल्पिक व्यवस्थाओं का किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए जी। उसका मुख्य कारण ये है, एक सबसे बड़ी बात कि देश में मंडियों का जाल, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से मंडियों का नियमन और व्यवस्था है जी। मंडी की आधारभूत संरचना की बात करें तो जैसे पंजाब हरियाणा में कहें तो बहुत अच्छी मंडी का जाल उन्होंने बिछाया है, बहुत अच्छा काम किया है। पर कई राज्यों में मंडी का जाल उतना, मतलब आधारभूत संरचना उतनी ढंग से नहीं हो पाई है, जिसके कारण किसानों को बड़े दूर तक अपने उत्पाद को लेकर जाना पड़ता है बेचने के लिए। एक है ये। दूसरा कारण है कि मंडियों में जो व्यापार है उसमें, हालांकि मंडियों का जो
कार्य है उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। किसानों को एक मार्केट एक्सेस डेवलप करी है, किसान वहाँ पहुँच जा सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। पर वहाँ का जो व्यापार है वो एक ऐसा हो गया कि लाइसेंसी जो आड़तिये हैं और लाइसेंसी व्यापारी हैं, उनके अलावा कोई डायरेक्ट अगर खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता। किसान को हालांकि कोई बाध्यता नहीं है, किसान कहीं भी मंडी में देश उस राज्य में या दूसरे राज्य में बेचने के लिए उसको कोई बाध्यता नहीं है। पर खरीदने वाले को बाध्यता है कि वो नियमित मंडी में ही मार्केट यार्ड में ही खरीदेगा जी। और उसके चलते एक इनडायरेक्टली जो बाधा बनी किसान के लिए कि क्योंकि खरीदने वाला नहीं खरीद सकता बाहर, तो किसान भी बाहर बेच नहीं सकता। बिल्कुल। तो इन दूसरा ये कारण था। अब वहाँ लाइसेंसी जो व्यापारी है या आड़तिये हैं उनके थ्रू ही खरीद सकते हैं, तो एक लिमिट हो गया कि वहाँ जितनी दुकान है उतने ही लाइसेंस देने का एक प्रावधान कर रखा है जी। तो दुकान के साथ लाइसेंस को जोड़ने के कारण एक ऐसा हुआ कि जो खरीदने वाले हैं उनकी संख्या कम और प्रतिस्पर्धा की कमी जी। और प्रतिस्पर्धा की कमी के चलते किसानों का जो उत्पाद का भाव तय होता है, तो प्राइस फिक्सिंग की या प्राइस डिस्कवरी का जो मैकेनिज्म है उसमें कंपटीशन नहीं होने के कारण वो एक, हालांकि हम कहते हैं कि एक मंडी का ही भाव हर जगह रेफरेंस में लिया जाता है जी, और मंडी का रोल भी यही है कि एक अच्छा प्राइस डिस्कवरी हो, पर कहीं कहीं क्रेताओं के कमी या आड़तियों के उनके उसके कारण मिली भगत के कारण वो कार्टेलाइजेशन के कारण प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती और किसानों को सही दाम कई बार नहीं मिल पाता है। कई राज्यों में वो उचित भाव दिलाने की बात है किसानों को, वो नहीं हो पाता कई बार मंडियों में, और किसान एक तरह से मजबूर हो जाता है कि मंडी में जिस भाव पर जो उत्पाद है बिक रहा है, कृषि उपज बिक रही है, तो उसे बेचना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इस नए कानून की वजह से, और इसमें कई तरह के नए प्रावधान भी किए गए हैं, और किस किस तरह से किसानों को लाभ है नए कानून से, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 सरकार द्वारा किसानों के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि में सुधार के लिए सरकार ने कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं। सरकार का उद्देश्य एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बनाना है। कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 का मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकते हैं। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। ये बहुत ही कोई एक तरह से मील का पत्थर बनेंगे ये हमारे जिस तरह की कृषि भारत में कृषि और कृषि विपणन चल रही है, क्योंकि इसमें जो पहला कानून बना है वो उसमें वन नेशन वन एग्री मार्केट का जो विजुलाइज करा गया था वो अब बिल्कुल सच्चाई पे आ गया है। क्योंकि इसमें जैसे हम लोग सब जानते हैं कि पहले जो किसान थे वो उनको बाय फोर्स, क्योंकि सबसे पास वाली जो मंडी थी उसी की जानकारी रहती थी, तो वो वहीं जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर आसपास कोई और मंडी रही तो वहाँ पे, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में वो अपना सामान नहीं ले जा सकते थे। लेकिन अभी जो ये नया कानून आया है इसमें जो ऑप्शंस हैं कि किसान कहाँ बेचना चाहता है, किसको बेचना चाहता है, कैसे बेचना चाहता है, ये इसको पूरा स्वतंत्रता मिल गई है। तो अब वो मंडी में भी अगर चाहे तो मंडी में जा सकता है, जो APMC मार्केट है, अगर उसको लगता है कि फ़ायदा वहाँ पर है तो वो वहाँ पे जा सकता है। अदरवाइज़ जो डायरेक्ट मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं कि अपने खेत से या वेयर हाउस से, कोल्ड स्टोरेज से, कहीं से भी वो अपना
माल बेच सकता है। अब किसान ऐसी फसलों की खेती कर सकते हैं जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिले, जिसका व्यापार कृषि बाजारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। ऐसे में किसान पहले से ही कीमत तय करके अच्छी फसल उगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि किसान बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आने वाली फसल को बेच पाएं और उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएं। अब तक जो होता भी था कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो अनरिटन या कुछ मौखिक से हो जाते थे, लेकिन इसमें किसान के लिए सेफगार्ड्स बहुत रखे गए हैं, क्योंकि किसान थोड़ा सा वीक साइड अगर समझें उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो पूरे सेफगार्ड्स हैं कि जैसे पहले से ही पता रहेगा कि मेरे को किस बायर को देना है अपना सामान, किस क्वांटिटी का वो लेगा, किस प्राइस पे लेगा। तो ये फसल लगने के पहले ही प्राइस दोनों जने आपस में तय कर लेते हैं। और फिर ये है कि अगर जब वो सामान उठाएगा तो वो उस समय तो रसीद अपनी दे देगा, इनफैक्ट दोनों कानून में ये है, और 3 दिन में पेमेंट करना होगा। तो ये जो है सब ये राइडर्स काफ़ी अच्छे हैं, किसान की हित में है। और इन केस अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए भी बहुत सहज तरीके हैं कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने लोकल या तो आपस में तालमेल हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा SDM के पास जाके वो 1 महीने के टाइम में उसको सुलह करनी पड़ेगी। किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के तहत काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर पुरुषोत्तम, जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं उनमें अहम एक कानून है जो कि कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम है। इसके तहत आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी कुछ किसान कई क्षेत्रों में करते आ रहे थे, तो तब से लेकर अब इस कानून बनने के बाद की स्थिति में क्या बदलाव आएगा? जहाँ तक आपके अनुबंध खेती की बात है तो ये बहुत नया नहीं है, पहले से चला आ रहा है। और कुछ कंपनियां या प्रोसेसिंग एजेंसीज हैं या निर्यातक हैं, वो किसानों से करार करते हैं कि हमें इस क्वालिटी का इतना प्रोड्यूस हमें चाहिए होगा। जी जी। क्योंकि उनको भी अपने कस्टमर्स को एक निश्चित क्वालिटी देनी होती है, तो वो क्वालिटी का एक खास बात है। और एक उनको भी रेगुलर सप्लाई चाहिए, तो उस चीज़ को लेके वो किसानों से डायरेक्ट करार करते हैं कि भैया हमें इस क्वालिटी का उत्पाद चाहिए, इतनी मात्रा में चाहिए, आप हमें बेच सकते हैं पहले ही। तो खेती करने से शुरू के पहले कि मतलब बुआई से पहले ही खरीददार है, क्रेता है, वो चाहे प्रोसेसिंग एजेंसी हो, चाहे आपका निर्यातक हो या रिटेलर हो, ठीक है, उनसे एक कीमत को लेके करार होता है मैंने। ये पहले भी होता आया है। पोल्ट्री सेक्टर में लगभग 80% करार या अनुबंधित खेती ही होती आई है। इसके अलावा अगर हम कहें कि आपका डेयरी सेक्टर कोऑपरेटिव्स के थ्रू जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ये भी एक तरीके से अनुबंधित ही है, क्योंकि इसमें भी आपको एक पता है कि हमें क्या प्राइस मिलने वाली है। जी। ऐसे ही अन्य फसलों में भी करार करके खेती कर रहे हैं और इसका और भी फायदा ले सकते हैं किसान। उसमें जब बुआई कर रहे हैं उसी टाइम कंपनी जो क्रेता है उससे करार करें। प्राइस का ये करार है, जमीन का कोई करार नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति लगातार बनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो किसानों की जमीन है उसका हक जो है वो छीन लिया जाएगा और उनकी जमीन चली जाएगी। तो एक बार मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में बता दें फिर से कि जो जमीन का जो है इस करार से कोई लेना देना है या नहीं है। नहीं, ये इसके जो अधिनियम के सेक्शंस में साफ लिखा है कि ये कानून है
इसमें जो आपकी अनुबंधित खेती होगी, वो अनुबंधित खेती किसके लिए है? अपने आपके उत्पाद को बेचने के लिए। और उत्पाद को बेचने में आप जब पहले ही करार कर लेंगे तो आपको एक निश्चित क्या प्राइस मिलेगी उसका आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे क्या कीमत मिलने वाली है मेरे उत्पाद की। जब मेरा उत्पाद बाजार में आएगा तो मैं कहाँ बेचूंगा, ये चिंता नहीं रहेगी आपको। और वो चीज़ की चिंता, दो आपकी चिंता हट गई कि मुझे कहाँ बेचना है और किस कीमत पे बेचना है, वो चिंता हट गई। तो आप उसके गुणवत्ता को सुधारने में, उसकी उत्पादकता को, आपके खेत में जो फसल उगा रहे हैं उसकी उत्पादकता को सुधारने में आप ध्यान दे सकते हैं जी। ये एक खास बात है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें कि और इससे क्या फायदे हैं? डॉक्टर पुरुषोत्तम, मैं जानना चाहूंगी कि अभी हम मंडी की व्यवस्थाओं की भी बात कर रहे थे, उसमें जो छोटे और सीमांत किसान होते थे जिनकी उपज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है, उनके लिए भी एक अच्छा भाव मंडी से प्राप्त करना मुश्किल भरा हो जाता है। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर ये जो नया कानून आया है, क्या ये किसी तरह से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुँचाएगा? हाँ जरूर, ये छोटे और सीमांत किसानों को खासकर लाभ पहुंचाएगा। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि एक छोटा किसान जिसके पास 5 बोरी 10 बोरी बेचने के लिए योग्य उपज है, या अगर वो फल सब्जियां करता है तो बहुत कम उसके पास है, और वो मान लीजिए मंडी उससे दूर है, 25-30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर है, तो उसको लेके जाने में जो खर्चा लगता है वो एक बड़ा उसके लिए समस्या होता है। और वो चाहता है कि मेरा अगर यहीं बिक जाए तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो उसमें वो या तो सीधे और नहीं तो एक छोटे या मझोले किसान मिलके और एक उत्पादक कंपनी, किसान कृषक उत्पादक कंपनी, एफपीओ जिसको कहते हैं, संगठन बना के और उसके थ्रू करार करके खेती कर सकते हैं। सारे मिलके अगर करार करेंगे, मान लीजिए 3-4 गांवों के किसान अगर मिलके एक संगठन बनाते हैं तो आपका छोटे छोटे जो उपज थी, मान लीजिए 5-5 क्विंटल या 10-10 क्विंटल उपज हो रही थी, 200 या 500 किसान मिलके आप अपनी उपज को इकट्ठा करते हैं तो 4-5 ट्रक होते हैं। तो ऐसा देख के कोई भी खरीदार आपके पास आएगा जी। आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी, बाजार आपके पास आएगा जी। और एक तरह से जो परिवहन का खर्च है, मैं कह सकती हूँ कि वो भी कम हो जाएगा। उसकी भी जो जिम्मेदारी है वो किसानों की नहीं रह जाएगी, बल्कि जो खरीदार होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उपज को ले जाए। अगर मैं सही हूँ इसमें, अगर करार की बात करते हैं तो करार में क्या आपके नियम और शर्तें हैं जी, वो शर्तें आपको करार में सारे लिखित में, वही अंतर है पहले वाले में और अब में। पहले अलिखित करार, मौखिक करार हुआ करता था। अभी जो अधिनियम लाए गए हैं उसमें ये प्रावधान है कि लिखित करार होगा, और लिखित में भी हर छोटी से छोटी बात को आपको लिखना जरूरी इसलिए कि कल को कोई विवाद होता है जी तो हम कह सकें कि देखो आपने ये वादा किया था और इस वादे के मुताबिक आप सही नहीं हो, हमें उसकी भरपाई करो जी। उसमें क्या है, आप किस क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा, क्योंकि क्रेता को भी एक क्वालिटी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको इस गुणवत्ता के सवाल पर भी हम लौटेंगे और किस तरह से इस मामले में भी किसानों को काफी फायदा होगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा,
उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम नए कृषि कानून के बारे में चर्चा कर रहे हैं, खासतौर पर कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के बारे में। अगर इस नए अधिनियम के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और किस तरह से इससे फायदा है किसानों को, तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पुरुषोत्तम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, इसके प्रावधानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जानना चाहूंगी मैं आपसे कि ये बताया जा रहा है कि ये कीमत आश्वासन है, क्योंकि जो तय होते हैं कीमत वो पहले से तय है और किसानों को इसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन बाजार में कई बार अगर भाव गिरते हैं तो कई बार किसी उत्पाद के भाव बढ़ भी जाते हैं। मान लेते हैं कि किसी एक फसल का करार कर लिया है किसी एक कीमत पर, लेकिन असमय बारिश हो या किसी वजह से बाकी किसानों की फसल खराब हो गई है और उस समय उस फसल की जो कीमत है वो बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या फिर भी किसान को उसी कीमत पर बेचना है? ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें बताइए। इसमें एक तो मतलब बहुत अच्छा है, इसमें एक प्रावधान रखा गया है कि किसी वजह से, प्राकृतिक आपदा से या किसी और वजह से किसान के प्रोड्यूस मान लीजिए हुआ ही नहीं, अब वो कहाँ से देगा? वो फेल हो गया, मान लीजिए कंपनी कहेगी कि ये तो फेल हो गया, मेरे को उत्पाद नहीं दे रहा है, उसका भी प्रावधान है कि उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें प्रावधान दिया गया है। दूसरी बात, अगर उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता में थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है, तो वो सभी जगह फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें फिर वो आपका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में क्वालिटी के साथ उसमें प्लस माइनस कितना % चेंज एक्सेप्टेबल है वो आप लिखवा सकते हैं। अच्छा, तो अनुबंध में एक एक चीज आप लिखवाएंगे। अच्छा, साथ में कि अच्छा प्राइस डिसीजन भी है, वो प्राइस डिसीजन कई बार होता है कि आप मंडी भाव के साथ या एक कीमत है कि उसको प्लस हम कुछ देंगे, इतना % एक्स्ट्रा देंगे, ऐसा कुछ होता है कई बार। अच्छा, या एक फिक्स अमाउंट पे अलग अलग मॉडल हैं इसके भी। अच्छा, प्रतिबंधित खेती में प्राइसिंग के भी अलग अलग मॉडल हैं और उस में भी कई बार इश्यू आता है कि मंडी भाव ज्यादा हो गए और किसान चाहता है कि मुझे मंडी भाव मिले जी, तो वो करार से बाहर आ सकता है। अच्छा, ऐसा भी उसमें प्रावधान है, जब वो चाहे करार से बाहर आ सकता है। या फिर क्या करार में इस तरह के प्रावधान पहले ही किए जा सकते हैं कि जो मंडी भाव में अगर ज्यादा हो तो वो भाव उन्हें मिल सकता है? क्या इसकी कोई व्यवस्था है इसमें? हाँ, इसमें आप वही कह रहा हूँ मैं कि इसमें एक ऐसी व्यवस्था, आप जब प्राइसिंग का डिसीजन है, जब वो आप प्राइसिंग का करेंगे या तो फिक्स अमाउंट पे कर सकते हैं या फिक्स अमाउंट प्लस मंडी रेट प्लस, अगर माइनस होता है वो एक अलग इशू है, पर वो चीज आप अपने करार में ही डिस्कशन करके उसमें लिख सकते हैं कि हमें उस समय के मंडी भाव होंगे उसके हिसाब से प्राइस दिया जाए। बिल्कुल, तो यानी कि करार कर रहे हैं तो संभावित परिस्थितियां क्या बन सकती है उसको ध्यान में रखते हुए पहले ही करार में इन बातों को शामिल कर लेना जरूरी रहेगा जी। और इसके साथ ही डॉक्टर पुरुषोत्तम हमें ये बताएं कि आपने बताया कि किस तरह से अब जो है किसानों को जो उचित भाव मिलने की चिंता है वो तो दूर हो जाएगी, लेकिन इसके साथ अब जो बात आती है वो गुणवत्ता की आती है, क्योंकि जो गुणवत्ता है वो जाहिर तौर पर जो क्रेता है उसको भी चाहिए, और ऐसे में जो किसान है अब तक अच्छी तकनीक उसके पास न होने के कारण भी वो उस तरह की गुणवत्ता का जो फसल है वो नहीं उगा पाता था। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये भी कहा जा रहा है कि उसे नई तकनीक भी मिलेगी, क्या इससे भी गुणवत्ता सुधार की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है? देखिए, इस करार इस अधिनियम में जो दूसरा वाला अधिनियम प्राइस अश्योरेंस वाला है, उसमें दो चीज खास है। गुणवत्ता के साथ साथ, मतलब प्राइस के साथ साथ आपका इसमें एक जो फैसिलिटीज का या सेवाओं का भी इसमें साथ जुड़ाव है जी, ठीक है।
ये कई तरीके के मॉडल है। केवल प्राइस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध हो सकता है। प्राइस बेस्ड के अलावा जो है इसके इतर अगर बात करें तो क्योंकि एक निश्चित क्वालिटी का उत्पाद खरीदार को अगर चाहिए तो वो उसके लिए अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करवा सकता है, उसका भी वो करार में शामिल हो सकता है। उसको अच्छी तरीके से उत्पादित कैसे करना है उसकी तकनीकी जानकारी भी शामिल हो सकती है, वो भी उसमें करार में शामिल की जा सकती है। उसमें दवाइयों का, खाद बीज का, ऋण का, वो सारे चीजों का प्रावधान हो सकता है, पर वो दोनों का आपसी समझौता है। वो आपसी समझौता है, वो किसी का मतलब थोपने वाली बात नहीं है कि कंपनी उस पे थोप रही है या किसान कंपनी पे थोप रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपसी समझौता है, आप आपस में समझौता में आप एग्री हैं तो करार करें, नहीं एग्री होते हैं तो नहीं करें। जी यानी कि अगर किसान समर्थ है और वो अपने खाद बीज का जो है वो व्यवस्था कर सकता है, अच्छी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है तो बेहतर, और अगर नहीं कर सकता है तो वो अनुबंध में इन चीज़ों को पहले ही शामिल कर सकता है और जो भी कंपनी होगी जिसके साथ अनुबंध होगा वो फिर इसका बीड़ा उठाएंगे। पर उसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि हाँ, कोई कंपनी दवाई या खाद या बीज उपलब्ध करा रही है तो उसको जो लागत लग रही है उसका वो लागत किसान से लेगी, यानी कि जो कीमत तय हो रही है वो उसी तरह से वो नेगोशिएट होगा मेरे ख्याल से। हाँ, है वो ना? आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि बीज दोगे तो किस भाव दोगे, खाद दोगे तो किस भाव दोगे, ठीक है। वो सारी चीजें आपको करार में, इसीलिए उसमें रिटर्न एग्रीमेंट इसीलिए करवाया जा रहा है कि आप एक एक चीज को नेगोशिएट करें और उसको लिखें। नहीं तो जनरली ये कहा जाता है कि करार में क्या लिखा था हमें तो समझ में नहीं आया और बाद में फिर डिस्प्यूट हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और मेरा एक और आग्रह है कि करार अभी जो अधिनियम आए हैं, सबसे पहले तो इन अधिनियम को किसानों को ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ना चाहिए कि उसके बारे में भ्रांतियां कम से कम हो। बिल्कुल। और सरकार से भी आग्रह है कि इसको हिंदी में या अन्य भाषाओं में इसको उपलब्ध करवाया जाए ताकि किसान इनको पढ़ें और इसको समझें। और ज्यादातर तो यही हो रहा है कि किसानों ने पढ़ाई नहीं है, समझा ही नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं, दूरदर्शन का इसमें मैं धन्यवाद दूंगा कि एक कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की कि इसमें क्या प्रोविजन है और उनको क्या लाभ होगा। बिल्कुल, तो इसलिए आपको तथ्यों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है और भ्रांतियों से बचना है। ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है यानी अनुबंध पर जो खेती है उसमें जो अलग अलग तमाम प्रावधान है वो क्या कहते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अनुबंध के दौरान, इसके बारे में तमाम जानकारी अगर आपको हासिल करना है तो आप इस कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमान से आप राय ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी इकट्ठा करके आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाएंगे तभी आपको लाभ होगा। और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हुए डॉक्टर पुरुषोत्तम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कृषि ऋण की व्यवस्था है वो फिर किस तरह से होती है, उसमें किस तरह से लाभ है किसानों को? देखिए, कृषि ऋण का एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार की है, किसान क्रेडिट कार्ड। जी बिल्कुल, ठीक है। आप किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अपना ऋण, क्योंकि उसमें तो आपको 1,60,000 फिक्स अमाउंट आपको आपके उसमें कार्ड में एलिजिबिलिटी बनती है, जमीन के हिसाब से भी एलिजिबिलिटी है, वो एक अलग है इश्यू है। पर एक मैं तो सुझाव दूंगा कि सबसे पहले तो अपना जो ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें कम से कम ब्याज पर किसान को सरल रूप से ऋण उपलब्ध है। दूसरा, अगर उसको अनुबंध खेती में अगर जोड़ते हैं और किसान को अगर उस कंपनी से एडवांस लेना है या ऋण लेना है तो वो अनुबंध में जरूर उसको लिखवाएं कि कितना आप ले रहे हैं, उसका अगर ब्याज लगेगा तो कितना ब्याज लगेगा, कल को उसमें डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। और वो कब दिया जाएगा वापस, कि वो अपना जो उत्पाद उसको डिलीवरी देगा उसके उस टाइम जब पैसों का जब लेन देन होगा तब काटा जाएगा, बाद में देगा, वो सारा चीज डिस्कस करके उसमें लिखवाया जाए ताकि बाद में कभी कोई डिस्प्यूट वाली सिचुएशन नहीं आए।
बिल्कुल। इसके साथ ही अगर करार के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत किसी को भी आती है, चाहे किसान को हो चाहे फिर कंपनी को, आपने कहा कि कंपनी भी इस अनुबंध के बाहर क्या जा सकती है, और अगर किसान जाना चाहे इस अनुबंध के बाहर तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? इसमें साफ लिखा गया है कि किसान उसको अगर उचित नहीं लग रहा कि मैंने करार किया पर मेरा तो उचित नहीं लग रहा, तो वो नुकसान हो सकता है, किसी तरह की आशंका कभी भी बाहर आ सकता है जी। वो कह सकता है कंपनी को कि नहीं, मुझे ये करार नहीं करना, मुझे वापस अपना किसी तरह का शुल्क जुर्माना कुछ है क्या इसके लिए? भी नहीं है जी, कोई शुल्क नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है। पर करार जब कर रहे हैं आज, मतलब गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया है, ठीक है, कि उस करार को जो एग्रीमेंट होगा उसका भी एक मॉडल, उसका प्रारूप सरकार देगी। अच्छा। और ताकि उसमें पहले से पता हो कि किस प्रारूप में मैं करार कर रहा हूं, उसमें क्या क्या चीजें मुझे लिखनी चाहिए, और उसको भी रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है कि आप एक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करें। अच्छा। ताकि वो एक जगह रजिस्ट्रेशन हो और कल को कोई विवाद हो तो उस करार को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखा जाए। अच्छा। ताकि उस करार को देख के और डिस्प्यूट सेटलमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। ठीक। किसान अपने डिस्प्यूट सेटलमेंट की प्रक्रिया में जा सके अगर कोई विवाद होता है तो। जी जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि किसान को तो किसी तरह का जुर्माना या शुल्क कुछ भी नहीं देना है, अगर उसको इस करार से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है तो वो बाहर जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी ये निश्चय करती है कि वो करार से बाहर जाना चाहती है, फिर किसान के सामने किस तरह के उपाय होते हैं? क्योंकि वो कंपनी की डिमांड या मांग के अनुसार एक खास किस्म की फसल उगा चुका होता है, तो ऐसे में क्या उसके पास उपाय है? उसमें प्रावधान ये रखा गया है कि जो खरीदार है जी, और वो आपको मना कर रहा है कि नहीं आप प्रोड्यूस लाए हो और मैं तो इतना पैसा नहीं दूंगा या मैं नहीं खरीदता, या किसी भी तरीके का विवाद होता है तो उस पर पेनल्टी का प्रावधान है जी। डिस्प्यूट सेटलमेंट में वो डिसाइड होगा, पर उसमें पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है कि कितना पेनल्टी लगेगा, और उसके लिए एक एसडीएम के थ्रू, पर उससे पहले ही जी। एक आपसी समझौता कैसे होगा अगर विवाद होता है तो वो समझौते के शर्तें व समझौते का प्रारूप, उसमें कौन लोग होंगे समझौते में, वो भी एक करार में शामिल किया जा सकता है कि हम कंपनी और किसान के बीच विवाद होता है तो समझौता कैसे होगा। समझौता का जो काउंसिलेशन की प्रक्रिया उन्होंने डिसाइड एग्रीमेंट में किया है, उसमें भी अगर नहीं हो पाता है समाधान तो फिर एसडीएम के पास अपनी अर्जी दे सकता है किसान जी। कि और उसका भी प्रारूप सरकार ने दिया है कि कैसे वो लिखित में अपनी अर्जी दे, ऑनलाइन अर्जी दे या कैसे दे, उसका भी उसमें नियमों में प्रावधान किया गया है, उसका भी प्रारूप निश्चित किया गया है। बिल्कुल। तो बहुत ही सोच विचार के बाद और ये अधिनियम तैयार किया गया है और प्रारूप भी इसके लिए तैयार ऐसे किया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी जो है वो सामने ना आए किसानों के। और इसके बारे में विस्तार से हमारी चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। साथ ही आप भी जरूर जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में और जानकारी हासिल कर सकते हैं आप इस कानून के बारे में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा,
तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम नए कृषि कानून के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इन नए अधिनियमों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम के दौरान हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, बेहद ही महत्वपूर्ण ये नए अधिनियम हैं और इसके तहत क्या कुछ प्रावधान किए हैं, किस तरह से ये किसानों को लाभ पहुंचाएंगे, इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तभी आप उसके अनुसार जो है खेती के दौरान उन बातों का ध्यान रख सकते हैं। खासतौर पर अगर आप अनुबंध पर खेती कर रहे हैं तो अनुबंध करने से पहले आपको किन बातों को अनुबंध में शामिल करना है, इसके बारे में जानकारी आपको रहना बेहद जरूरी है। नहीं तो जो विवाद की स्थिति होगी तो उससे आगे में उसके निपटारे में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में पहले से आपको जानकारी हो और पुख्ता अगर अनुबंध आपने बनाया है तभी आपको फायदा होगा। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या नाम है आपका और कहां से कॉल कर रहे हैं? जी, मुजफ्फरपुर बिहार से मैं कॉल कर रहा हूँ। मेरा नाम गोपाल शाही है। जी स्वागत है आपका। बताएं क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए हम इच्छुक हैं, तो कैसे होगा? जी जी, हम इच्छुक हैं, तो कैसे होगा? जी गोपाल जी, आपसे गुजारिश रही कि टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें। और आपका सवाल जहां तक हम समझ पाए हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। जी 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 जी। तो डॉक्टर पुरुषोत्तम बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम इनके लिए क्या होना चाहिए? एक तो जब बिहार की बात कर रहे हैं तो वहाँ मंडी एक्ट पहले 2006 में रिपील कर चुके हैं। जी। हालांकि मंडियाँ काम कर रही है पर एक व्यवस्था में थोड़ा सा वहाँ बदलाव आया है। जी जी बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किस फसल के लिए करार करना चाह रहे हैं, अनुबंध खेती करना चाह रहे हैं, उस फसल के खरीदार कौन हो सकते हैं, उसके बारे में आपके एरिया में कौन हो सकते हैं वो आप पता करें। उसके लिए आपको आपके जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, विपणन अधिकारी हैं, वो आपको उनसे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं कि मेरे यहाँ कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही हैं या खरीदी कर सकती हैं। और फिर उनसे जो कंपनी के प्रतिनिधि का नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं कि हमारे गांव में इस फसल की इतनी खेती होती है और हमारी मतलब हम इतने जानकार हैं कि हम आपको अच्छी उपज दे सकते हैं। जी। कंपनी का जो प्रतिनिधि है वो आपसे सहमत होता है तो फिर आप आगे की बात करें कि हाँ किस तरीके का क्वालिटी, आपका क्वांटिटी, कब आपको डिलीवरी करनी है, उन सब पे आप बातचीत करें उनसे। प्राइस आपके डिसाइड करें, वो सबसे एक अहम बात है क्योंकि इसमें एक किसान को एक फायदा यही होता है कि वो पहले से एक निश्चित हो जाता है कि वो एक कीमत तय कर चुका होता है। जी जी। खेती शुरू करने से पहले ही एक कीमत तय कर चुका होता है तो उसको एक निश्चिंतता हो जाती है। एक जो बाजार में जोखिम होता है उससे कीमत जोखिम से बच जाता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा किसान को फायदा है, वो चिंता नहीं रहती और अपने उत्पादन में वो ज़्यादा ध्यान दे सकता है, उत्पादकता को ज़्यादा बढ़ा सकता है।
तो एग्रीमेंट लिखित करें। सबसे बड़ी बात मैं मतलब किसान भाई को यही बताना चाहूँगा कि लिखित में एग्रीमेंट करें और एक एक छोटी छोटी बात को जब डिस्कस कर रहे हैं तो उनको लिखें, ताकि अगर विवाद की स्थिति बनती है बाद में डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी के बाद में विवाद की स्थिति बनती है तो उससे बचा जा सके। दूसरी बात, इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट में एक सरकार ने अच्छा सा प्रावधान किया है कि क्वालिटी की जहां तक बात है, क्वालिटी को टेस्टिंग के लिए थर्ड पार्टी असेयर्स की भी सुविधा, मतलब जो है, अगर आपके एरिया में है और क्वालिटी पे डिस्प्यूट होता है तो असेयर्स के थ्रू आप अपनी क्वालिटी का असेसमेंट कंपनी भी करवा सकती है और किसान भी करवा सकता है। और क्वालिटी के जो पैरामीटर्स डिसाइडेड हैं उसको आप टेस्ट करके एक थर्ड पार्टी बता सकते हैं कि हाँ ये क्वालिटी आपके प्रोड्यूस में है। जी जी। तो गोपाल जी, मुख्य मुख्य बातें जो है यहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल गई है और इस कार्यक्रम के दौरान भी आप तमाम जानकारी हासिल कर पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी हुई। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एसके सिंह जुड़ रहे हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में उप कृषि सलाहकार हैं। डॉक्टर सिंह, स्वागत है आपका। और आज इस कार्यक्रम में हम खासतौर पर चर्चा कर रहे हैं नए कृषि कानून की, खासतौर पर कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 की हम बात कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से भी कुछ किसान करते आ रहे थे, फिर क्यों आवश्यकता महसूस की गई इस अधिनियम की और किस तरह से किसानों के लिए ये फायदेमंद साबित होगा? आपका प्रश्न बहुत ही समय अनुकूल है और जरूरी भी है। जी जी। हम सभी जानते हैं कि देश में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, जो कि कृषि ही नहीं किसी भी चीज पर अनुबंध करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कानूनी तौर पर आधार बनता था। लेकिन अब उसमें समस्या क्या होती थी कि उसमें फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके हित को साधने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो भारत सरकार ने इसको संस्थानिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए और किसानों के संपूर्ण हित को साधने के लिए 2003 में मॉडल एक्ट लाया। तो उसमें एक व्यवस्था करी कि भाई इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी, जो वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स प्रवेश करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं, जो एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा और डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक व्यवस्था की गई। लेकिन उसमें क्या पाया गया कि ये मंडी समितियां ही इसकी पीछे थी, उन्हीं को ये रजिस्टर करना था, उन्हीं को डिस्प्यूट सेटलमेंट करना था। तो वो फिर क्या होता था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि वो उसको प्रमोट, उसको प्रोत्साहन नहीं कर पाती थी। तो फिर भारत सरकार ने 18 में एक मॉडल एक्ट लाया। तो आज जो है इस अधिनियम के द्वारा एक कानूनी दर्जा दिया गया है। तो इसमें विशेष बात यह है कि किसान के संपूर्ण हित को इसमें प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे उसकी जमीन पूर्णतया सुरक्षित है, क्योंकि ये मिथ हमेशा बना हुआ है, एक भ्रम पैदा हुआ है कि उसकी जमीन चली जाएगी, जब इसमें साफ व्यवस्था की गई है कि किसान के उपज का ही एग्रीमेंट होगा, उसकी जमीन का ट्रांसफर, लीज या मोर्टगेज कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसमें एक और चीज मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि इसमें ऑप्शन दिया गया है किसान को कि वो कभी भी चाहे तो अपनी एग्रीमेंट में लिख ले दोनों मिलकर के, और वो इससे बाहर आ सकता है। तो उसके हितों को पूर्ण रूप से साधा गया है। और एक महत्वपूर्ण बात और है, किसी प्रकार के अगर संरचना का निर्माण किया जाता है, चाहे वो किसान के खेत में किया जाता है या प्रीमाइसेस का मतलब कोई पशु से संबंधित, कोई मुर्गी पालन से संबंधित किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया जाता है, उसमें भी किसी प्रकार का ना ही निर्माण ना ही मॉडिफिकेशन, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। यदि जरूरी है तो उस केस में जब एग्रीमेंट खत्म होता है, एक्सपायर करता है, समाप्त होता है, तो उस दशा में उसको डिसमेंटल हटाना होता है। वो भी जो कंपनी या जो वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट में होते हैं उनको खत्म करना होता है। यदि वो नहीं खत्म करते हैं तो अधिकार इसको किसान को जी जी। डॉक्टर सिंह, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ मैडम जी।
जी बुंदेला जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आती है। जी जी मैडम, मैं जानना चाहता हूँ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना जी, तो इसके अकॉर्डिंग जो एमएसपी रहेगा ना जी, एमएसपी रहेगा, तो उसके लिए क्या डिटेल है इसके बारे में जानना चाहते हैं। और जो क्रिएट नियम है ना मैडम, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा कीजिए, तो जी इंफॉर्मेशन सारी मिलेगी, क्या इंफॉर्मेशन है ना। ठीक है, डॉक्टर सिंह बताएं। हाँ, बुंदेला जी को मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप जानते हैं 23 फसलों पर एमएसपी है, और एमएसपी उन फसलों पर है, ज्यादातर उन फसलों पर है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के अवसर न्यूनतम होते हैं या कम होते हैं। आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसमें होती है, फल सब्जियों में होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फूलों पर होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और अन्य क्रॉप पर होती है। लेकिन एक चीज मैं और किसान भाई को स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह एमएसपी नहीं, एमएसपी से ऊपर एग्रीमेंट करने का रास्ता है। आप एमएसपी भूल जाइए, मिनिमम प्राइस नहीं, मैक्सिमम कितना ले सकते हो उसका अनुबंध करना है। क्योंकि जो आपके अनुबंध करता है, जो दूसरी साइड की कंपनी है या फर्म है या खरीदार है, वो इससे खरीद करके प्रोसेस करेगा, मतलब प्रसंस्कृत करेगा या इसको निर्यात करेगा, तो वो भी पैसा कमाने वाला है। उस केस में आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस मत सोचिए, बल्कि कितना अधिकतम उससे ले सकते हैं। एक चीज मैं और किसान भाई को स्पष्ट करना चाहूंगा, इसमें ये भी व्यवस्था है कि आप जो दाम निश्चित करते हैं बुआई के समय, फसल के बुआई के समय, कि इतना रहेगा और इतने से ऊपर आप उसमें निर्धारित कर देते हैं कि आपको बोनस भी देना पड़ेगा या प्रीमियम प्राइस देनी पड़ेगी और प्राइस देनी पड़ेगी। तो एमएसपी को कहीं ऊपर सोचने की जरूरत है। एमएसपी तो एक न्यूनतम मूल्य है जो कहीं नहीं होता, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है। तो किसान इसके बारे में स्पष्ट रहें कि उससे कहीं बड़ी चीज है, उससे कहीं ज्यादा पैसा देने के लिए इसको लाया गया है, इसलिए उनको लाया गया है। एमएसपी तो एक कम से कम फसलों पर है, और खरीदारी की जब बात करते हैं तो सभी फसलों को तो खरीदा नहीं जाता है। बिल्कुल जी, डॉक्टर सिंह बहुत ही वाजिब बात कही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि न्यूनतम मूल्य के बजाय अब जो अधिकतम मूल्य है उसके बारे में किसान सोचे, और इसी के लिए ये जो व्यवस्था है वो बनाई जा रही है। और बहरहाल इस नए कानून के बारे में और भी विस्तार से बातचीत आगे हम करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम नए कृषि कानून के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सवाल पूछने के लिए, तो आइए उनका हम रुख करें। गजेंद्र सिंह राजपूत जी इस वक्त विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे साथ है। गजेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। गजेंद्र जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैम, राधे राधे मैम जी। जी राधे राधे। टीवी की आवाज बंद रखिएगा, सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत टीवी की आवाज बंद है मैम। मैं मध्य प्रदेश से विदिशा जिला तहसील सरोंज ग्राम मनाकड़ी से बोल रहा हूँ मैम। जी जी मैम, ये जैसे कि अपना चना या मसूर पक के खेत या खरियान में आया, ठीक, थोड़ी सी बारिश में अगर दागी होता है मैम, तो उसमें उन्होंने कई रेट में ये बोला 5100 बिक्री आए हैं, समर्थन मूल्य पे कुछ रेट कम कर दिया उन्होंने, के बोलने लगे आपका इस रेट में नहीं बिकेगा। क्या उस दबाव में किसान को देना पड़ेगा या खुला रहेगा किसान? जी डॉक्टर सिंह बताएं, ऐसे में क्या होगा? शायद ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ना प्रश्न करके एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो मैं किसान भाई को स्पष्ट करना चाहता हूँ, एमएसपी पर जो खरीदी होती है वो फेयर एवरेज क्वालिटी पर होती है। उसका एक मापदंड निर्धारित है कि इस गुणवत्ता का उपज होनी चाहिए। तो किसान भाई से मेरा अनुरोध है कि जब आप एमएसपी पर बेचने के लिए खरीदने वाले के पास जाते हैं तो ध्यान कि जो वो मापदंड है उसके मापदंड के अनुसार अगर उसमें मॉइस्चर की बात है या दागी की बात है तो छन्ना वगैरह लगा करके उसकी साफ सफाई कर लें और जरूरत के अनुसार उसको सुखा लें, तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। दूसरी बात मैं ये और कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा संदर्भ है संविदा कृषि के बारे में, तो आप ध्यान दें कि चना या ऐसी फसलें होती हैं जिसमें प्रोसेसिंग की बहुत बड़ी अवसर होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती हैं। इसका जो है दाल बन जाती है, बेसन भी बनता है, पकौड़ी वगैरह बनती है, तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट में खरीदना चाहते हैं। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे इस फसल का, तो एक बात मैं किसान भाई राजपूत जी को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब उत्पादन का कार्य कंपनी करती है तो उसके गुणवत्ता को मेंटेन करने के, गुणवत्ता पूर्व उपज लाने के लिए भी जिम्मेदारी किसान की नहीं उस कंपनी की होती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से आगे बढ़ें, तो गुणवत्ता भी कंपनी सुनिश्चित कर देगी। जो दाम तय होगा बुआई के समय उस दाम पर वो खरीदी भी कर लेगी। आप सारी झंझट से बच गए। आपका वो जो फर्टिलाइजर होगा, बीज अच्छी क्वालिटी का लगाएगा और आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, मतलब कम लागत में अधिक उत्पादन करें। अब उसके पास सुनिश्चित बाजार है, सुनिश्चित मूल्य है, गुणवत्ता का झंझट खत्म, आप जो है आराम से चैन से सो जाएं। बिल्कुल। तो गजेंद्र जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का विस्तार से जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। और डॉक्टर पुरुषोत्तम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर किसान संगठन तैयार करने होंगे, तो किस तरह के जो किसान संगठन हैं वो किसान बना सकते हैं? और एफपीओ पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, क्या वजह है इसकी? 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है, तो किस तरह से एफपीओ बनाना किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा? इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि किसान एक अकेला अपने उत्पाद को बेचता है तो उसको जो बाजार में अपने उत्पाद को लेके जाने की लागत है वो अधिक लगती है। बाजार ढूंढने में और नेगोशिएशन में, इनमें सब में खर्चा अधिक लगता है। अगर किसान भाई 3-4 गांव के किसान भाई मिलके एक अपना संगठन बना लेते हैं, संगठन में एक कृषक उत्पादक कंपनी भी हो सकती है, कृषक उत्पादक संगठन भी हो सकता है। कुछ बहुत सारे उदाहरण हैं महाराष्ट्र में, महा मैंगो और उस टाइप के ग्रेप ग्रोवर्स एसोसिएशन है, मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन है, वैसे भी बना सकते हैं। क्रॉप के बेस पे भी बना सकते हैं, गाँव के अपने समूह उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव के माध्यम से भी अपना कृषि कार्य करवा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि
किसान को दो चीज में दोनों तरफ समस्या आती है। जब वो अपने आदान खरीदता है, इनपुट्स खरीदता है, तो उसमें उसको क्योंकि छोटे छोटे मात्रा में चाहिए होती है, दूर जाके लाना होता है, उसमें खर्चा ज़्यादा लगता है, वो निगोशिएट भी नहीं कर पाता, पैसा भी हो सकता है ज़्यादा देना पड़े। इसी तरीके से अपने उत्पाद को बेचने में भी वही समस्या आती है कि वो कहाँ बेचे, मंडी दूर है, लेके जाने में खर्चा ज़्यादा लगेगा, तो औने पौने दामों में गाँव में बेचने की कोशिश करता है। अगर वो 4-5 गांवों के किसान मिलके समूह बना के अगर काम करें तो आदान भी अपनी जो डिमांड है उसको इकट्ठा करके एक साथ किसी कंपनी को या जो विक्रेता है उनको कहें कि भैया हमें इतना पेस्टिसाइड चाहिए, इतना उर्वरक चाहिए, इतना बीज चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, वो आपको 10 रुपए कम में, 15 रुपए कम में भी देने को राजी होगा, आपके घर पे, आपके गांव में देने को राजी होगा, क्योंकि उसको भी बाजार मिल रहा है। जी। तो संगठन अगर आप बनाते हैं तो उसके कई फायदे आपको होंगे, और इसी के लिए जो लक्ष्य है वो भी खास तौर पर रखा गया है 10,000 FPO बनाने का। तो डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि इस दिशा में किस तेजी से काम हो रहा है और किस तरह से जो इसके फायदे हैं वो किसानों को बताए जा रहे हैं। शायद आपने इतना अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हम चाहते भी थे कि ये प्रश्न आए, कि वो किसान भाइयों के हित में है। जी। तो किसान भाइयों को मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले भी जो FPO बन रहे थे उससे ये थोड़ा अलग है। जो भारत सरकार इस योजना को लाई है, इसका जो मुख्य 2 उद्देश्य है, एक तो है किसानों को आसानी से ऋण मिले बैंकों से, और दूसरा ये है कि उसको बाजार मिले। ऋण मतलब लोन मिलने की जब हम बात करते हैं तो इस योजना में व्यवस्था की गई है कि सबसे ज्यादा दिक्कत किसानों को या किसानों के समूह जिन्हें हम FPO बोलते हैं, उनको बैंकों से लोन नहीं मिलता था, क्योंकि बैंक कहते थे भैया कोलेटरल या गारंटी लाओ। तो इस योजना में हमने, सरकार ने 2 करोड़ तक लोन लेने के लिए उसको सरकार गारंटी दे देगी बैंक को, और बैंक आपको किसी प्रकार के दिक्कत नहीं करेगा, आपको लोन मिल जाएगा। और दूसरा, आप ध्यान दीजिएगा कि जो विपणन की समस्या बता रहे हैं, बेचने की समस्या बता रहे हैं, इसमें हम एक प्रोफेशनल एजेंसी लाए हैं जिसको हम अपनी भाषा में CBBO कहते हैं। वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि खरीदार को FPO, इस योजना में आप ध्यान दीजिएगा कि न्यूनतम 300 किसान जुड़ना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। और 300 किसान जुड़ने के बाद इसको जो कंपनीज का कानून है या कोऑपरेटिव का कानून है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक बात मैं और स्पष्ट करूं कि इसमें आपको पहली बार 15 लाख रुपया पर FPO, एक FPO को 15 लाख भारत सरकार इक्विटी के रूप में देने जा रही है। FPO को चलाने के लिए ऑफिस खोलना, उनका टेलीफोन लगाना, उनका टेलीफोन का यूज करना, रजिस्ट्रेशन का खर्चा जो ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा, समय से ज्यादा चर्चा की इजाजत हमें नहीं दे रहा है, लेकिन आपने बहुत ही विस्तार से हमें समझाया है और अच्छी जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी। और डॉक्टर पुरुषोत्तम, आप भी लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसान को नए कृषि कानून के बारे में और उसके लाभ के बारे में अच्छी जानकारी मिली है, और FPO के भी वो उपयोगिता को समझ रहे हैं, उससे ज़रूर जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, कल के विषय के बारे में आपको बता दें। कल हेलो किसान कार्यक्रम का जो विषय है चर्चा का वो रहेगा पछेती गोभी की खेती और इसके साथ ही अंगूर की देखभाल। तो इन विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आप पछेती गोभी की खेती और अंगूर की देखभाल, इन विषयों पर कल हेलो किसान कार्यक्रम में होगी चर्चा। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। दूरदर्शन किसान कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान।